हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल एमएसए के इंस्टीट्यूट आईसीएसई 10 2024 एंड 25 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर तुम लोग को लगे कि सच में हमारा चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग हर वीडियो के लिए ₹10 एज गुरु दक्षिणा पेड कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे पेड करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास और उस सेट का नंबर उसी पेमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, उस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट रहे, हमको जब मैसेज करोगे तो हम उस क्वेश्चन को यानी कि उस तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट, तो चलो तुम लोग के सामने फिर हाजिर है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें 20 क्वेश्चंस है पहले की तरह, जैसा कि सेट 1, 2 और 3 में था। ये 20 क्वेश्चंस खूब ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कंसेप्चुअल रहेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर 2024 एंड 25। तो चलो खुशी खुशी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। देखो तुम लोग के सामने एक फिगर है, फिगर देख के तुम लोग समझ ही गए होगे किसका फिगर है। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म। क्या है? स्पर्म। यहाँ देखो स्पर्म में 5 पार्ट है, ए, बी, सी, डी और ई। ए पार्ट का नाम, ए पार्ट जिसको हम लोग हेड ऑफ स्पर्म बोलते हैं, हेड ऑफ स्पर्म, इसका नाम क्या है? एक्रोसोम। क्या नाम है इसका? एक्रोसोम। बी पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। देखो तुम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, न्यूक्लियस। सी हम लोग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इससे फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोग का पूछा जाएगा स्पर्म से रिलेटेड, यानी कि क्लास 10 तक जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम लोग को जितना भी घुमा के जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। तो खूब ध्यान से इस डिस्कशन को सुनना। सी पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है हम लोग का एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, एंड ई पार्ट हम लोग का है टेल। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन वाला पॉइंट है वो हम लोग का ए, बी एंड सी है। ए यानी कि जो एक्रोसोम है, हेड ऑफ द स्पर्म, इसका क्या क्या काम रहता है? सबसे पहले ये एक एंजाइम सेक्रेट करता है। एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है हियारुलोनिडेज। थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन तुम लोग के लिए थोड़ा टफ रहेगा, पर अच्छे से करना। हियारुलोनिडेज इस एंजाइम का नाम है। एक्रोसोम जो है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस एंजाइम को सेक्रेट करता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब स्पर्म ओवम की तरफ बढ़ता है, जैसे स्पर्म है, ये ओवम है, जब स्पर्म ओवम की तरफ बढ़ता है तो देखो ओवम पे तो एक आउटर वॉल होता है ना, तो स्पर्म ओवम के अंदर कैसे एंटर करेगा? हम लोग जानते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंटर इनटू द ओवम, लेकिन यहाँ पे तो एक लेयर, एक वॉल होता है, तो ये घुसेगा कैसे? तो उस केस में इसका जो आउटर पार्ट है यानी कि जो एक्रोसोम है, कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है, हाइड्रोलोनिडेज। ये एंजाइम क्या करता है, जा करके इस वॉल को डिसॉल्व कर देता है। जैसे ही वॉल डिसॉल्व होगा, अब स्पर्म देखो इजीली एंटर कर जाता है। तो ये जो है इसका एक्रोसोम के एंजाइम का काम रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बी पार्ट में, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये स्पर्म का एक जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग साइट होता है। यहाँ पे स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल है। हम लोग जानते हैं कि जैसे क्रोमोसोम में 23, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होता है जो बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन रखता है, और इसमें एक क्रोमोसोम एक्स या फिर जो वाई रहता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स होता है। तो एक स्पर्म में देखो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, जिसमें 22 ऑटोसोम्स रहेगा जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करता है, एंड एक्स या वाई जो रहेगा वो तुम्हारा जेंडर यानी कि सेक्स को बताएगा। अब ये जो 22 जो है यानी कि जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्पर्म के अंदर में है, जो बाद में ओवम से होता हुआ जो है बेबी में ट्रांसफर होगा, तो ये क्रोमोसोम जो है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ है? स्पर्म में कहाँ पर है? हम लोग को पता है स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होता है, पर कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, यानी कि बी पार्ट में होता है। क्लियर है? अच्छा, फिर हम लोग आते हैं सी पार्ट, यानी कि जो मिडिल पीस ऑफ स्पर्म होता है, मिडिल पीस यानी कि सी पार्ट। ये है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी, यानी कि एटीपी प्रोवाइड करता है। सर एनर्जी का क्या जरूरत है? एनर्जी का इसलिए जरूरत है कि जब स्पर्म निकल करके ओविडक्ट की तरफ जाता है, भाई ओविडक्ट की तरफ जब बढ़ेगा, जैसे फीमेल के अंदर एंटर किया,
जब वो ओविडक्ट की तरफ बढ़ता है ना, तो उसमें जितना स्पर्म है सब नहीं पहुंच पाता है। जैसे अगर लाखों स्पर्म अंदर घुसता है, अगर ओविडक्ट की तरफ बढ़ता है, अगर फीमेल पार्ट की तरफ अगर बढ़ता है, तो उसमें से कितना तो क्लाइंब चढ़ नहीं पाता है, उधर ही डेड हो जाता है एंड अब्जॉर्ब हो जाता है, फीमेल बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें से कुछ हिम्मत लगा के आगे बढ़ता है एंड विद एनर्जी, हाई एनर्जी के साथ में स्विम करता हुआ ओवम की तरफ जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को टू स्विम टुवर्ड्स द ओवम। क्लियर। उसके बाद में एक्सेल फिलामेंट है, उसके बाद में टेल है। टेल प्रोपल्शन का काम करता है, यानी कि जब स्पर्म मूव करेगा तो ये उसका जो टेल है ना, वो ऐसे उसको प्रोपेल करता है, आगे की तरफ धक्का देने में हेल्प करता है ओवम की तरफ जाने में। तो इसका देखो मेन पार्ट समझ में आ गया, एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या काम है समझ में आ गया। इससे रिलेटेड देखना जो भी क्वेश्चन अब तुमसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आराम से तुम लोग कर पाओगे। तो चलो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। बोला है बेस्ड ऑन फिगर आइडेंटिफाई विच पार्ट सीक्रेट एंजाइम। बताइए कौन सा पार्ट इसका एंजाइम सीक्रेट करता है। अब हमको इसका आंसर देने का जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद दोगे। क्या होगा इसका आंसर? ए। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलोनिडेज। ठीक है, अच्छा से प्रोनाउंस करोगे। पार्ट 2 देखो इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी ABCD हम कर दे रहे हैं, इसका भी आंसर तुम लोग फटाफट दो अपने से। बोला है बेस्ड ऑन फिगर आइडेंटिफाई विच पार्ट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। कौन सा पार्ट में है सर? बी पार्ट में है। ये कौन सा पार्ट है सर? न्यूक्लियस है। वेरी गुड। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? 22 + X, या फिर इसमें 22 + Y होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो हम लोग फिर ABCD हम कर दे रहे हैं, ABCD। बोला है बेस्ड ऑन फिगर आइडेंटिफाई विच पार्ट प्रोवाइड एनर्जी। बताइए कौन सा इसका एनर्जी प्रोवाइड करता है जो स्विम करने में हेल्प करेगा। तो कौन सा? सी पार्ट। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। ये क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो कितना इजी लग रहा है। एक बार डिस्कशन हो गया, फिर देखो 3 4 क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे अपने से। नेक्स्ट है हम लोग का 4 नंबर, द एक्रोसोम एट द टॉप हेड ऑफ स्पर्म सेक्रेट विच एंजाइम। अच्छा, ये भी तो हम लोग जानते हैं, ये जो टॉप हेड है कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है? आंसर इज हेयारुलोनिडेज एंजाइम का नाम है। देखो एक बार डिस्कशन के लिए 4 क्वेश्चन अंदर हो गया। अब से जो बोर्ड एग्जाम है और क्या पूछेगा स्पर्म से रिलेटेड, अब एकदम जो भी पूछेगा एकदम हंस के आंसर दोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले हम तुम लोग एक चीज क्लियर कर दें कि तुम लोग की जो ह्यूमन एंसेस्टर है ना, उसको सीरीज वाइज याद रखोगे। हम तुम लोग एक सेट में एक ऐसा क्वेश्चन भी दिए थे जहाँ पे वो 4 एंसेस्टर का नाम था, उन लोग को सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो तुम लोग इसको ना अच्छे से सीक्वेंस में याद कर लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम लोग को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। मैंने आगे पीछे करके 4 नाम दे देगा और तुम लोग को उसको अरेंज करना होगा। तो सबसे पहला जो एंसेस्टर उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियंस। ये हम लोग का मॉडर्न मैन है, ये सबसे स्टार्टिंग वाला एंसेस्टर है। तो इसको ना लाइन से याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग को 2 फिगर दिया है, तुम लोग को 2 फिगर में आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एंसेस्टर है। तो सबसे पहले अगर हम इस पे बात करें, इसको देखो, ये वैसे भी देख के लग रहा है ये इन दोनों में पुराना ये होगा। ये एक आइडिया हो गया कि इन दोनों में पुराना ये वाला होगा। अच्छा, अगर इन दोनों में ये पुराना है तो स्टार्टिंग में जो हम लोग का एंसेस्टर हो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। उन लोग का पहचान होता है कि उन लोग का जो फेस होता है ना, फेस वो प्रोट्रूडिंग होता है, माने आगे की तरफ फूला हुआ रहेगा। अब ये ऐसा किसी का नहीं है, देखते हो ऐसा मुंह से किसी का फूला हुआ है नहीं ना। तो ये स्टार्टिंग का ह्यूमन एंसेस्टर था। इन लोग का माउथ क्या होता है? फेस जो होता है प्रोट्रूडिंग होता है, यानी कि आउटवर्ड बाहर निकला हुआ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। उसके बाद में पूरा बदन में, चेहरा में बाल भरा हुआ, इसकी हेयर भरा हुआ रहेगा। और इन लोग का चिन, थोड़ी जो होता है चिन, वो नहीं होता है। तो ये हम लोग का ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। उसके बाद देखो ये निएंडरथल है। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान ये है कि देखो इन लोग में जो हेयर है इन लोग कंपैरिजन में कम रहेगा, पहला। खोपड़ी जो है, जो क्रेनियल कैपेसिटी है, थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये लोग का पहचान है। चिन इन लोग का भी नहीं होता है। तो अब बताना है इसमें से कौन कौन सा है। ए क्या है, बी क्या है? तो बी तो हम लोग समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। और ये क्या है? निएंडरथल है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6।
गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। देखो इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बोला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन का कोई 2 एग्जाम्पल बताने। तो पहले समझो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, उससे पहले समझ लेंगे हम लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो हम लोग को मालूम है, खास करके इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर रैपिड हो जाए, रैपिड इंक्रीज यानी कि बहुत स्पीड में अगर पॉपुलेशन बढ़े, बहुत स्पीड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। धीरे धीरे तो आबादी बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन अगर रैपिड बहुत स्पीड में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसा कि इंडिया में अभी हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है वहां पे। अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का यानी कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन का ढेर सारा फैक्टर्स है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 का एग्जाम्पल बोला है, पर बहुत सारा फैक्टर्स होता है। एक जैसे इलिटरेसी, देखो इलिटरेसी, इलिटरेसी देखो ये फैक्टर है ना पॉपुलेशन इंक्रीज का, क्योंकि अगर एक इलिटरेट पर्सन है तो वो मतलब दिमाग से काम नहीं कर पाता है। यानी कि जैसे होता है ना कि बोलेंगे अगर चलिए आप फैमिली प्लान ले लीजिए, या फिर रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस है, वो देखो रिप्रोडक्शन का कोई प्रोसेस नहीं जानता है। जैसे हम लोग अब तक हम लोग जितना पढ़ लिए हैं बायोलॉजी में, तो हम लोग एक नॉलेज हो गया ना रिप्रोडक्शन में, जैसे स्पर्म है ओवम है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में उसको कुछ आइडिया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम उसको बोलेंगे चलिए फैमिली प्लान ले लीजिए, आप फैमिली प्लान को समझ लीजिए कि कैसे कैसे जो है हम लोग को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, इग्नोरेंट है, क्योंकि जाहिल आदमी है, ये सब मामले में क्या रहेगा, इग्नोरेंट रहेगा। इसके अलावा जब हम बोलेंगे चलिए फैमिली प्लान समझ लीजिए, वो डर जाएगा, भाई ये क्या समझा रहा है, कि हमको फंसा तो नहीं देगा, कि ऐसे तो नहीं कर देगा, वैसे तो नहीं कर देगा। तो जिसकी वजह से वो लोग जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अब वो लोग जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में पार्टिसिपेट करता है। नंबर 2 में हम लोग ले सकते हैं जैसे पॉवर्टी ले सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल बिलीफ ले सकते हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ। देखो ट्रेडिशनल बिलीफ मतलब क्या है, जैसे वो लोग बहुत ना सुपर स्पिशियस होता है, यानी कि सुपर स्टेशन पे बड़ा बिलीव करता है वो लोग। जैसे अगर हम बोलेंगे चलिए आप फैमिली प्लान को समझ लीजिए, पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल कीजिए, 2 बच्चे से ज़्यादा कैरी मत कीजिए, तो फिर वो लोग ना अजीब अजीब बात सोचेगा, अरे यार क्यों नहीं, अगर 2 से ज़्यादा बच्चा अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या कहीं अपशगुन तो नहीं हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, देवी देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा, या इस तरह करके बहुत सारा कंसेप्ट उन लोग का रहता है ट्रेडिशनल बिलीफ। तीसरा होता है मोर्टालिटी। अगर देखो मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, अभी तो खैर जब से मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा है तब से तो ये चीज खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब खत्म नहीं हुआ, बहुत कम हो गया। मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या, बच्चा लोग का जो मरने का रेट होता है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी, बर्थ से लेकर के 1 साल 2 साल के अंदर बहुत सारा बच्चा लोग मर जाता था। अब एक आदमी, जैसे एक आदमी के घर में 4 बच्चा का बर्थ हुआ, अब 4 में से 2 ठो मर गया या 3 ठो मर गया, तो 1 ठो बचा। अब वो लोग टेंशन में आता था, यार देखो 4 ठो बच्चा हो तो 1 ठो बचा। अब वो लोग ने एक कैलकुलेशन किया, क्यों ना 8 बच्चा बर्थ दे, अगर 8 बच्चा बर्थ देंगे तो 6 ठो मरेगा तो 2 ठो बचेगा, चलो कम से कम सही है। अब लेकिन ये एकदम जरूरी तो नहीं है, कैलकुलेटर पे थोड़ी हो रहा है काम कि 8 ठो पैदा हो तो 6 ठो मर ही जाएगा, हो सकता है 8 ठो में 2 ठो मरा, 6 ठो रह गया, ये हुआ। उसके बाद फिर डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, बहुत आदमी लोग मेल चाइल्ड के चक्कर में, बहुत आदमी लोग मेल चाइल्ड के चक्कर में बेबी बर्थ देता गया। जैसे मेरे एक जान पहचान में ही है, उसे घर में एक बेबी का बर्थ हुआ, वो लड़की थी। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो लड़की लोग बर्थ होता है तो उन लोगों का मुंह लटक जाता, बहुत लोग का, उसका मुंह लटक गया। क्या बात हुई, अरे सर लड़का होता, खानदान का पहला ऐसा लड़का होता जो खानदान को लेके चलता, खानदान को संभालता, ये करता वो करता, एकदम पूरा सुपरमैन बन जाता, उसका पहला बच्चा लगा। तो चलो ठीक है, अब बेटी है मुंह लटक गया, फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, सेकंड बेबी हम लोग का मेल होगा। अब सेकंड बेबी हुआ वो भी लड़की, अब उसका मुंह और थोड़ा ज्यादा लटक गया, धीरे धीरे वो ऑस्ट्रोपिथेलिकस बन जा रहा था धीरे धीरे। फिर तीसरी भी लड़की हुई, चौथी भी लड़की हुई, ऐसा हम देखे है कि उसकी 5 लड़की भी। अब उस अभी भी चक्कर में बेबी बर्थ दिए जा रहा है, करवाया जा रहा है कि शायद एक बेटा हो, शायद 5 बेटी भी, खैर लास्ट वाला उसका बेटा हुआ। तो 5 बेटी भी, 5 बेटी के बाद में एक बेटा हुआ, लेकिन देखो बेटा के चक्कर में उसके घर में टोटल 6 बच्चा है। अब अगर ऐसा 10 लोग अगर सोच लेगा तो 10 फैमिली में 60 बच्चा, अब उस 60 बच्चे से अगर 60 6 बच्चा करके होगा तो 360, मतलब तुरंत ही 2 ही जनरेशन में आबादी देख लो कई गुना हम लोग बढ़ा दे रहे हैं।
तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी है, रिलीजियस एंड कस्टम बिलीफ वो भी है, और भी बहुत सारा फैक्टर रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो का ही तुम लोग को नाम देना, कोई दो का नाम दे देना। 7 नंबर देखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिव टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स व्हिच कैन नॉट कीप पेस विद द राइजिंग पॉपुलेशन। देखो जब आबादी बढ़ता है तो आबादी के साथ में कुछ ऐसा चीज है, कोई रिसोर्स जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे मोबाइल, जितना ज्यादा आबादी बढ़ेगा तो मोबाइल कंपनी क्या करेगा, उतना ज्यादा मोबाइल का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि जितना आबादी उतना मोबाइल। जैसे आज के डेट में देखो किसी घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 मोबाइल। अभी तो छोटा छोटा 2-3 साल का बच्चा रहता है, उन लोग का भी अपना पर्सनल मोबाइल होता है, वो गेम खेलने मांगता है, वो वीडियो देखने मांगता है, कार्टून देखने मांगता है, तो कौन देगा अपना मोबाइल? तो 2 साल का बच्चा उसको भी फोन दिला दिया था। और हम लोग बच्चे छोटे थे, बाप रे 10 आदमी घर में, तो 10 आदमी के घर में एक आदमी के पास फोन रहता था। तो मोबाइल का प्रोडक्शन हम देखो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रिसोर्स है जो पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ में हम लोग उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वाटर का बात करें, हम लोग जानते हैं कि वाटर हम लोग तैयार नहीं कर सकते। हाँ, जितना इम्प्योर वाटर है उसको तुम प्यूरिफाई कर सकते हो, पर पानी हम लोग तैयार नहीं करते। पानी तैयार करने का खर्चा बहुत ज्यादा, तैयार किया हुआ पानी हम लोग पी नहीं पाएंगे, इतना महंगा रहेगा। अब दुनिया में जितना हम लोग का पानी है उतना ही पानी में हम लोग को काम चलाना है। अब सोचो अगर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या पानी का क्वांटिटी हम लोग बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन के पेस के साथ में ये नहीं बढ़ेगा। दूसरा है लैंड, यानी कि जमीन। देखो अर्थ प्लैनेट का भी तो अपना भाई कैपेसिटी, अपना एक डायमीटर है ना। अब जितना भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तुमको तो इसी के अंदर में रहना है। अब ऐसा तो नहीं कि आबादी बढ़ेगा तो हम लोग चारों तरफ से जा करके अर्थ प्लैनेट को टान के थोड़ा जूम कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ता जाएगा तो इस अर्थ प्लैनेट पे एक प्रेशर है कि मतलब उसका साइज बढ़ नहीं रहा है, तो इतना आबादी जाएगा कहाँ? तो ये हुआ। इसके अलावा फॉरेस्ट है, फूड है, बहुत सारा है। फॉरेस्ट है, देखो फॉरेस्ट से हम लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। हम लोग का मेडिकेशंस यानी कि जो मेडिसिन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, उसके बाद में फिर जो वाटर क्लाउड है, जो बादल है, जो बारिश होगा, वो सब तो फॉरेस्ट के वजह से होता है ना। और सब आबादी जितना लोग है सबका एवरेज हिस्सा है उसमें। अमेजोन जंगल से जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसमें भाई एवरेज के हिसाब से मेरा भी एक हिस्सा है। अब सोचो अगर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हिस्सेदार बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम हम लोग को मिलेगा, बहुत आदमी को नुकसान हो सकता है। फॉरेस्ट है, फूड है। देखो एग्रीकल्चरल अगर फूड का हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का भी अपना एक लिमिट होता है। चलो ठीक है, आबादी बढ़ा तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन उसका भी तो अपना एक लिमिट है ना। अब उसमें 10 गुना ज्यादा तो हम बढ़ा के प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो फिर इतना आदमी खाएगा क्या? तो फूड स्कैरसिटी हो सकता है, वाटर स्कैरसिटी हो सकता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वही बोला था, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कोई दो नेचुरल रिसोर्स का नाम बताइए जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन के साथ में मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो बहुत सारा है, कोई दो का नाम लिख देना, जैसे वाटर लिख दिया, लैंड लिख दिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द फेनोमेनन डिपिक्टेड बाय द डायग्राम। ये जो डायग्राम में जो फेनोमेनन हम लोग देख रहे हैं उसका नाम क्या है उस फेनोमेनन का? तो ये देखो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ देखो सन है और प्लांट का जो पार्ट्स है यानी कि बॉडी ऑफ द प्लांट पार्ट, देखो ये टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द सन मूव कर रहा है ना। जब प्लांट बॉडी का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट होता है, टुवर्ड्स द लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म। नहीं सर, जियोट्रॉपिज्म तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है। तो थेगमोट्रॉपिज्म नहीं सर, वो तो मूवमेंट टुवर्ड्स एनी रिस्पॉन्स और टच स्टिमुलस होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म नहीं सर, हाइड्रोट्रॉपिज्म तो मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी टुवर्ड्स द वाटर होता है। अरे तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी टुवर्ड्स द लाइट, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब देखो इसका जो शूट वाला पार्ट है वो टुवर्ड्स द लाइट जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन देखो जो रूट है वो अगेंस्ट द लाइट जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन हाँ, अगर हम रूट का बात करें तो रूट जो है एक और शो कर रहा है। रूट चूंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन उसके साथ अगर शूट का बात करें तो शूट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो शूट मूव्स क्या? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या क्या है। तो यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन 2 में हमारे थर्ड क्वेश्चन देखो, शूट शोज पॉजिटिव। शूट क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म।
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव क्या, क्या रूट भी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है? नहीं सर, वो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मूव कर रहा है। वेरी गुड, जियोट्रॉपिज्म। फिर बोला है रूट शोज नेगेटिव। अब रूट क्या नेगेटिव शो कर रहा है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म? नहीं 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 सर, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, देखो कितना इजी, मजा आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा है। हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अबव मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट का कौन सा हार्मोन उसको हेल्प करता है? तो हम लोग जानते हैं प्लांट का 5 हार्मोन है तुम लोग के सिलेबस में, यानी कि बुक में 5 हार्मोन्स। क्या इसको इथाइलिन हेल्प कर रहा है? नहीं नहीं सर, इथाइलिन हार्मोन तो वो फूड राइपेनिंग में हेल्प करता है, ये तो एक ओनली गैसेस फॉर्म ऑफ हार्मोन्स है। नहीं सर, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या एब्सिसिक एसिड, क्या एब्सिसिक एसिड यानी कि ये वाला हार्मोन उसको फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प कर रहा है? नहीं सर, एब्सिसिक एसिड का तो काम होता है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, ये नहीं चलेगा। तो क्या जिबरेलिन होगा? क्या जिबरेलिन्स, क्या जिबरेलिन्स हार्मोन होगा? सिंगल भी होगा यहाँ पे। क्या जिबरेलिन्स होगा? नहीं नहीं सर, जिबरेलिन तो वो डॉर्मेसी जो होता है सीड्स एंड बर्ड्स का, उसको ब्रेक करता है। डॉर्मेसी मतलब क्या होता है? जैसे इनएक्टिव हो जाना, तो उसको ब्रेक करता है, वो डॉर्मेसी को ठीक करता है। तो क्या साइटोकाइनिन होगा? क्या साइटोकाइनिन हार्मोन होगा? नहीं सर, ये हार्मोन तो प्लांट को एजेनिंग सेंटेनेंस यानी कि बूढ़ा होने से बचाता है, बूढ़ा होने से रोकता है, प्लांट को जल्दी बूढ़ा होने नहीं देता है। तो 5 में से 4 हार्मोन तो हो गया, अब क्या बचा? ऑक्सीन बचा। तो क्या ऑक्सीन फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है? यस, ऑक्सीन हार्मोन प्लांट को फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है। तो ये पांचों हार्मोन का नाम और जो फंक्शन बताया अच्छे से दिमाग में रखोगे, आगे काम आएगा। तो सेकंड वाले में क्या होगा तब? ऑक्सीन होगा। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है द 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें 4 मेजर स्टेप्स हम लोग को दे दिया, देखो 1 2 3 4। अब इसको हम लोग को सीक्वेंस में सजाना होगा, अरेंज करना होगा इसको। तो सबसे पहले देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो पहला हादसा हम लोग के साथ क्या होता है? सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के हम लोग के आईज में आता है, ये स्टेप नंबर 1 होता है। पहले क्या होगा? रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आंख के अंदर जाता है, स्टेप नंबर 1 याद रखोगे स्टेप। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? अब हम लोग का जो आईज है, रेटिना है, कॉर्निया है, प्यूपल है, सब मिल करके क्या करता है ना, इमेज को फोकसिंग करवाता है, माने सेट करता है ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट को सही से देख पाए। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? फोकसिंग द इमेज होता है, उसको रेटिना तक ले जा करके अच्छे से उसका इमेज बनवाना होता है। उसके लिए प्यूपल जो होता है हम लोग का, पुतली जो होता है छोटा बड़ा होगा, कॉर्निया कर्व होगा, रेटिना ये होगा, वो बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो पहला स्टेप में रे ऑफ लाइट घुसेगा, दूसरा स्टेप में सारा टेक्निक लगा करके इमेज को क्या करता है? फोकस करता है। थर्ड में क्या होता है? हम लोग के आईज में जो ऑप्टिक नर्व होता है वो उस खबर को ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक कि कोई ऑब्जेक्ट को देखा गया। उसके बाद ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और वो बताता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे हम लोग को रिस्पॉन्स करना है। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप 1 में कौन आएगा? पहला देखो हम लोग का एंट्री ऑफ लाइट रेज, ये होगा हम लोग का पहला, यानी कि थर्ड नंबर पहले होगा। उसके बाद क्या बोले हम? इमेज को फोकस किया जाएगा, यानी कि 2 नंबर देखो, फोकसिंग द इमेज। उसके बाद ऑप्टिक नर्व खबर कहां तक लेके जाएगा? ब्रेन तक, कि किसी ऑब्जेक्ट को देखा गया, यानी कि 4 नंबर। उसके बाद ब्रेन क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, यानी कि उसके बाद 1। अब बोलो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाए जो आगे हम लोग को 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले देखो, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट 2 तरीके से होगा, एक हम लोग लाइट में देखते हैं, ब्राइट लाइट में, और एक डीम लाइट में देखते हैं। तो हम लोग के आईज में 2 हम लोग का सेंसरी सेल होता है, यानी कि 2 हम लोग का फोटो रिसेप्टर सेल होगा। क्या क्या नाम है? एक है रॉड्स और दूसरा क्या होता है? कोन्स होता है। ये रॉड्स एंड कोन्स कहाँ होता है? ये जो आईज का रेटिना देख रहे हो ना, रेटिना पूरे रेटिना में फैला रहता है। अब हर जगह रेटिना, हर जगह रॉड एंड कोन बराबर बराबर नहीं होते, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम करके होगा, लेकिन पूरे रेटिना में ये फैला होता है। रॉड जो होता है हम लोग का वो सेंसिटिव टू डीम लाइट होता है, सेंसिटिव टू डीम लाइट,
यानी कि धीमा रोशनी में तुमको ये देखने में हेल्प करेगा, जैसे अंधेरा में यानी कि रात में देखने में हेल्प करेगा। कौन इसका ऑपोजिट होता है, ये सेंसिटिव टू क्या होगा, ब्राइट लाइट होगा। अच्छा, रॉड्स में एक कलर पिगमेंट होता है जो उसको डीम लाइट में देखने में हेल्प करेगा, क्या नाम है उसका, रोडोप्सिन। क्या नाम है, रोडोप्सिन नाम है, याद रखोगे अच्छे से, अब ये 2-3 क्वेश्चन में हेल्प होगा। रोडोप्सिन, इसका जो है इसका एक और नाम हम लोग का रहेगा रोडोप्सिन का, विजुअल पर्पल। क्या होगा, विजुअल पर्पल होगा। ये हम लोग को जो है डीम लाइट में देखने में हेल्प करेगा। लेकिन जानते हो जैसे तुम ब्राइट लाइट में जाओगे तो तुम्हारा जो रोडोप्सिन है वो ब्लीच होता है, ब्लीच ब्लीच मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, ब्लीच हो जाता है। देखो, रॉड सेल, कोन सेल, रॉड सेल सेंसिटिव टू डीम लाइट, उसमें कलर पिगमेंट का नाम क्या होगा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या है, विजुअल पर्पल। लेकिन ध्यान रहे रोडोप्सिन जो है ब्राइट लाइट में ब्लीच हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा, मर सकता है ये। इसलिए जानते हो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है जैसे अगर हम लोग कहीं पे लाइट में बैठे हुए, लाइट में उजाला में कहीं बैठे हुए, अचानक से हम लोग अंधेरे रूम में जाते हैं, जैसे ऐसे लाइट वाइट जल रहा था, अचानक से हम अंधेरे रूम में जाते हैं ना, कुछ सेकंड के लिए हम लोग कुछ सही से नजर नहीं आता है ना, कुछ सेकंड के बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है, हम लोग उसको नॉर्मली देख पाते हैं। लेकिन अचानक से देखना कैसा अजीब सा लगता है। या अगर किसी का सीढ़ी घर होगा, जैसे टेरेस में जाने से पहले नहीं हम लोग सीढ़ी घर से होते हुए जाते हैं तो पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन जैसे हम लोग टेरेस पे आते हैं और अचानक से मतलब वो लाइट में आते हैं तो देखो लाइट में भी देखने में हम लोग को दिक्कत होता है ना, अंधेरा से लाइट में जाओगे या लाइट से अंधेरा में जाओगे तुमको दिक्कत होगा। तो ये फंडा किसका, ये रॉड एंड कोन का ही फंडा, यही लोग मिलकर के इसको करेक्शन करता है। तो पहले हम बात करेंगे रॉड के लिए। रॉड में क्या होगा, जैसे तुम किसी डार्क रूम में जाते हो तुमको कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा, वाई, क्योंकि जब तुम लाइट से होते हुए आ रहे थे, रोशनी से होते हुए आ रहे थे, तो तुम्हारा जो रॉड्स है, रॉड सेल, वो डैमेज हुआ, इनएक्टिव हो गया, ब्लीच हो गया, जो तुमको डीम लाइट में देखने में हेल्प करता है। अब जैसे तुम अंधेरा रूम में गए, तुम सोचे कि डीम लाइट में हम देखेंगे, पर तुम्हारा लाइट की वजह से तुम्हारा जो रॉड सेल है वो तो इनएक्टिव हो चुका है। अब तुमको अचानक से नजर कहाँ आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो कोन है, कोई बोलेगा सर कोई बात नहीं कोन सेल तो है, लेकिन कोन सेल वो डीम लाइट में देखने में हेल्प नहीं करता है, वो अभी ठीक है, वो रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे लाइट के वजह से तुम्हारा रॉड सेल जो है ब्लीच हो गया। जैसे वो ब्लीच हुआ, अब तुम अंधेरा रूम में घुसे, डीम लाइट में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड में तुम्हारा वो जो रॉड सेल है वो वापस से क्या होता है, रिकवर हो जाता है। जैसे वापस से रिकवर होगा फिर वो तुमको डीम लाइट में देखने में हेल्प करेगा, फिर देखना हम लोग को ठीक ठाक नजर आता है। सेम केस कोन के साथ में होता है। अच्छा, जानते हो पूरे रेटिना में कोन सेल जो है, कोन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा ये येलो स्पॉट पे होता है, येलो स्पॉट। सर ये क्या है, सर ब्लाइंड स्पॉट तो सुने थे जहाँ पे इमेज नहीं बनता है, येलो स्पॉट क्या है, देखो येलो स्पॉट जो है ना, ये जो हम लोग का कॉर्निया देख रहे हो, कॉर्निया, कॉर्निया के एकदम हॉरिजॉन्टल ठीक सीधा जाओगे तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। इसका और भी नाम है, इसका नाम है जैसे किसी के बुक में अगर होगा मैकुला ल्यूटा, एक नाम है इसका मैकुला ल्यूटा, दूसरा इसका नाम है येलो स्पॉट। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम यूज करता है, येलो स्पॉट नाम है, इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है फोबिया सेंट्रलीज, फोबिया सेंट्रलीज, तीन इसका नाम है। अब 3 नाम इसलिए बता दिया, अगर किसी के बुक में कोई भी नाम होगा तो चला लेना उससे काम। तो एकदम सीधा में रहता है, देखो रेटिना आगे एकदम सीधा में रहेगा, क्या रहेगा, येलो स्पॉट यानी कि फोबिया सेंट्रलीज रहेगा या फिर मैकुला ल्यूटा। नीचे जगह नहीं है बोल के मुंह पर ही लिख दिया, यही लिख दे रहे, ल्यूटा मकुला कोई मत पढ़ लेना, ठीक है, मैकुला ल्यूटा। तो अब देखो ये जो कोन सेल देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा रेटिना में कहाँ पर रहता है, येलो स्पॉट में होता है। इसलिए जानते हो हम लोग के आईज का जो सबसे बेस्ट विजन वाला पार्ट होता है पूरे आईज में, यानी कि पूरे रेटिना में जो सबसे अच्छा जो विजन वाला पार्ट है, सबसे अच्छा जो इमेज बनता है, क्लियर और अच्छा इमेज बनता है, कहाँ बनता है, येलो स्पॉट में बनता है। इसके अलावा अब देखो कोन जो है वो हम लोग का सेंसिटिव टू क्या होता है, ब्राइट लाइट होता है। इसमें कौन सा कलर पिगमेंट होता है, इसमें आयोडोप्सिन होता है, इसमें आयोडोप्सिन होगा, ये तुमको सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है, ब्राइट लाइट देखने में हेल्प करेगा। अब बोलो ये पूरा हम लोग का ज्यादातर कोन कहाँ है, हम लोग के येलो स्पॉट में, और येलो स्पॉट ये कोन जो है वो सेंसिटिव टू क्या है, ब्राइट लाइट है। यानी कि हम लोग का जो येलो स्पॉट होगा जहाँ पे ढेर सारा कोन्स है, तो हम लोग का येलो स्पॉट वो बेस्ट प्लेस फॉर द ब्राइट लाइट भी है। यानी कि तुम ब्राइट लाइट में जाते हो, वहां अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो भी बेस्ट कहाँ बनेगा, हम लोग के येलो स्पॉट में बनेगा, क्योंकि कौन तुम्हारा सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट है। अब तुम्हारा वो सब कहाँ, येलो स्पॉट में।
यानी कि येलो स्पॉट जो होगा तुम्हारा इज द बेस्ट रीजन और द बेस्ट प्लेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन दी ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनेगा, हम लोग के येलो स्पॉट में बनेगा। अच्छा अब देखो येलो स्पॉट में इसका कोन का फंडा क्या है, जैसे हम लोग अंधेरा से लाइट में गए नजर नहीं आया, उसी तरह जैसे लाइट से अंधेरा में गया तो हम लोग को नजर नहीं आया, इसके केस में रॉड के केस में, कोन के केस में इसका उल्टा होगा। कोन के केस में जैसे अगर तुम एकदम अंधेरा रूम से लाइट में आते हो, जैसे मान लेते कोई सिनेमा हॉल में हम थे, या सीढ़ी घर वाला जो मैं एग्जांपल लिए, जैसे अगर कोई सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हो एकदम अंधेरा रहता है, फिर अचानक से जैसे बत्ती जला मूवी खत्म हुआ, या तुम जैसे अंधेरा सिनेमा हॉल से जैसे बाहर निकले, तुम्हें कुछ खरीदने जाना था, अंधेरा पूरा था, जैसे तुम बाहर निकले देखना लाइट आया, तुमको एकदम नजर नहीं आएगा, ऐसे धुंधला धुंधला एकदम कुछ सेकंड तक, फिर ठीक हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ देखो, जब तुम डार्क में बैठे हुए थे, अंधेरा में बैठे हुए थे, तो तुम्हारा कोन क्या हो गया, ब्लीच हो गया था। देखो एकदम इसका उल्टा है, अगर ये समझ गए तो ये समझने में इजी होगा। जब तुम अंधेरा में बैठे हुए थे तो तुम्हारा जो कोन सेल है वो ब्लीच हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब देखो वो जब इनएक्टिव हो गया है, अब जैसे तुम उजाला में जाओगे, जैसे तुम ब्राइट लाइट में जाओगे तो कौन हेल्प करता है ना, लेकिन कौन तो तुम्हारा ब्लीच होकर पड़ा हुआ है। अगर कौन ब्लीच होकर के पड़ा हुआ है, इनएक्टिव होकर के पड़ा हुआ है, तो तुमको ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प कौन करेगा। अब बोलोगे सर रॉड सेल, नहीं वो पहले ही बोलते था भाई हम डीम लाइट में पार्टिसिपेट करेंगे, ब्राइट लाइट में मेरा कोई काम नहीं है। ले दे करके तुम्हारा हुआ नुकसान, तुमको अचानक से नजर नहीं आएगा जैसे उजाले में पहुंचे। अब आदमी बोलेगा भाई अंधेरा से उजाले में निकला, साला उजाला में कैसे नजर नहीं आ रहा हमको। अरे भाई इसलिए क्योंकि तुम्हारा कौन सेल ब्लीच हो गया है, लेकिन कुछ सेकंड में वो क्या होता है, रीजेनरेट होता है, रिकवर होगा। जैसे वो रीजेनरेट होगा तुम्हारा एकदम कौन सेल सब सही हो गया, अब तुमको ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करेगा। तो ये हम लोग का फंडा होता है रॉड एट कौन सेल का। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। अगर तुम लोग समझ गए कंसेप्ट तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर एक बार वीडियो को फिर से चला करके इसको देखो, ये पार्ट को फिर देखो, उसके बाद क्वेश्चन करना, क्योंकि अगर ये डिस्कशन समझ गए तो 3-4 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे इसमें। चलो क्वेश्चन में आते, क्या बोला है, डैश इज द प्लेस ऑफ बेस्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई। बेस्ट रीजन यानी कि बेस्ट विजन एरिया कौन सा है भाई, कब से डिस्कस कर रहे हैं, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट बोलो, मैकुला ल्यूटा बोलो, या फिर जो है फोबिया सेंट्रलिस बोलो। देखो एक आंसर हो गया। जितना भी हम डिस्कशन किए ना यहाँ पे कम से कम 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा का तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा का। इसका जो पार्ट हम लोग का ये 5 आएगा, यानी कि सेट नंबर 5 है, सेट नंबर 5 में इसका क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग जो है कलर पिगमेंट ऑफ रॉड एंड कोन्स पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा 11 नंबर देखो, इज अ रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट विजन। ब्राइटेस्ट विजन सबसे अच्छा कहाँ पर होता है भाई, वही येलो स्पॉट, येलो स्पॉट रहेगा। सही है सर, मजा आ रही तो हम लोग का सब पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर 12 बहुत मजा वाला क्वेश्चन, दिल खुश जाएगा। देखो बोला है मंगलू इज कमिंग आउट फ्रॉम द सिनेमा हॉल आफ्टर नून शो। दोपहर का शो देख करके मंगलू साहब बाहर निकले। ही एक्सपीरियंस अ डेजलिंग इफेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट ग्रेजुअली हिज विजन इंप्रूव। जहीं से बाहर निकला बौखला किया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद में ठीक हो गया। अब बोला क्वेश्चन में एक्सप्लेन द रूल ऑफ फोटो रिसेप्टर इन दिस केस। भाई ये फोटो रिसेप्टर का क्या इसमें रोल है, एक्सप्लेन द रूल लिखा हुआ, रोल होगा एक्सप्लेन द रोल ऑफ फोटो रिसेप्टर इन दिस केस। इस केस में जो फोटो रिसेप्टर्स है दो है ना, रॉड एंड कोन, इसका क्या रोल है। तो हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, हमको नहीं लगता कि तुम लोग को अलग से फिर समझाने का जरूरत है। जब ये साहब बाहर निकले तो डीम लाइट में इनका कोन का तो 12 बज गया था, ब्लिश हो गया था, जो उसको ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता। जैसे ब्राइट लाइट में निकला अब उसको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका डार्क रूम में अंधेरा में उसका कोन तो ब्लीच हो गया था, तो देखने में हेल्प कौन करेगा। लेकिन कुछ सेकंड में वो जो कोन सेल है वापस से क्या होता है, रीजनरेट होता है और उसका जो विजन इंप्रूव हो जाएगा। हाँ अब नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वही बात देखो, बोला है उसका जो कलर पिगमेंट है, कोन में कौन सा कलर पिगमेंट होता है, आयोडोप्सिन। बोला है आयोडोप्सिन गेट ब्लीच इन डीम लाइट। उसका जो आयोडोप्सिन है यानी कि उसका जो सेल है वो ब्लीच हो गया था। इट टेक अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड लगेगा टू रीजनरेट इन ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको फिर से जनरेट होने में। देन द विजन इंप्रूव, तभी उसका जो है विजन इंप्रूव होगा। अब कोई बोलेगा सर आयोडोप्सिन नहीं है तो रोडोप्सिन तो है, अपना रॉड सेल तो है। हम क्या बोले, रॉड सेल ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प नहीं करता है। तो देखो रोडोप्सिन
डज नॉट फंक्शन इन द ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में फंक्शन नहीं करता है। तो अच्छे से आंसर को कॉपी करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बोला है व्हाट इज एलील्स। एलील्स क्या है, ये हम लोग का जेनेटिक का क्वेश्चन आ गया। ये मत सोचना दो बच्चा मुंह चिढ़ाने के लिए रखे, ये एलील समझाने का मेरा कंसेप्ट है वाला। एलील्स क्या है, देखो हम लोग जानते हैं कि हर एनिमल्स के अंदर में जो फेनोटाइप होता है, यानी कि जो एक्सप्रेस वो करता है, उस एक्सप्रेशन में उसका दो क्रोमोसोम्स होता है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे एक आदमी हाइट वाला है, बहुत हाइट वाला आदमी है, तो हो सकता है कि उसके अंदर में एक कैपिटल टी हो क्रोमोसोम्स वाला और एक क्या हो, स्मॉल टी हो। कितना बार हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एट द सेम टाइम उसके अंदर देखो दो अल्टरनेटिव फॉर्म क्रोमोसोम्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं, यानी कि टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। उसी तरह देखो यहाँ पे कुछ बच्चे का देखो टंग रोल हो रहा है और कुछ बच्चे का रोल नहीं हो रहा है ना। अगर इसका टंग रोल हो रहा है इसका मतलब क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव है। तो उसके अंदर में टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स है जो टंग रोल और नन रोल में हेल्प करता है। यानी कि एट द सेम टाइम हम लोग के अंदर में दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, उस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मली एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, दो अलग अलग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है, जैसे रोलिंग नन रोलिंग, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स, ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, म्यूटेशन क्या है। भाई म्यूटेशन जो होता है वो सडन चेंज इन एनी जीन और सडन चेंज इन द क्रोमोसोम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग को मालूम है जैसे डीएनए, हम लोग का जब डीएनए ऐसे ब्रेक होता है, देखो ऐसे हम लोग का डीएनए है, जब डीएनए का डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन ये सब चलता है तो ये जो हेलिक्स देख रहे हो ना अलग हो जाता है, मैंने एक ऐसे अलग हो जाएगा ऐसे करके और दूसरा ऐसे करके ये भी अलग हो जाता है, फिर रिकम्बाइंड होता है, ये लोग फिर जो है ना वापस से कंबाइन करता है। जब वापस से लोग कंबाइन करता है तो उस टाइम में अगर मान लेते हैं लोग का कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ, अगर सही से कंबाइन नहीं कर पाया, उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। यानी कि कोई एक जीन या फिर बहुत ज़्यादा जीन जो है उल्टा पुल्टा अरेंज हो गया, इससे बहुत सारा भाई नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन में जो दो सबसे डेंजरस जो प्रॉब्लम है, एक है हम लोग का सिकल सेल एनीमिया और दूसरा होता है रेडियो एक्टिव इफेक्ट। तो सिकल सेल एनीमिया में देखो क्या होगा, इसमें जो आरबीसी होता है ब्लड में, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है उसका शेप देखो कैसा होता है, सिकल सेल हो जाएगा। वो सिकल में समझ लो ना, हसुआ जो होता है इसी करके वो ऐसा शेप का हो जाएगा। और दूसरा इसका देखो हम लोग का रेडियो एक्टिव इफेक्ट होता है इसका। जैसे ये पिक्चर देख के तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, 1945 तुम लोग को याद आ रहा होगा, 1945 में जो वो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, उसका देखो रेडिएशंस, जैसे यहाँ पे एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे जो रेस निकला ना, उसका रेडिएशन बहुत सारे आदमी के जीन में घुस गया और जीन के अंदर में घुस करके उन लोग का जो कॉम्बिनेशन था उसको चेंज कर दिया। तो रेडियो एक्टिव रेज जीन के अंदर में क्या क्रोमोसोम्स में जा करके उसका जो अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो म्यूटेशन मतलब क्या होगा, सर्टेन चेंज इन जो क्रोमोसोम्स होता है इसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। इसे देखो दो बीमारी होता है, सिकल सेल एनीमिया और रेडियो एक्टिव इफेक्ट होता है, इसको तुम लोग याद रखोगे। और इसका डेफिनेशन देख लो तुम लोग, इसका डेफिनेशन देख लो, म्यूटेशन क्या है, कॉपी कर लेना इसको। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन, एक या एक से ज़्यादा जीन में जो सडन चेंज होगा या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिकल सेल एनीमिया इज अ ब्लड डिजीज कॉज्ड बाय जीन। देखो बोला सिकल सेल एनीमिया जीन के किस प्रोसेस के वजह से जो है ये बीमारी होता है। देखो सिकल सेल एनीमिया तुमको बता दिया अभी पहले तुम लोग को कि ये एक हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है। जब जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि जो सडन चेंज इन जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स का जो में जो अरेंजमेंट में चेंज आ गया, उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। उसके वजह से जो है दो बीमारी होता है, जैसे इसमें एक सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ पे किसके वजह से बीमारी हुआ है, जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ है। अच्छा सिकल सेल एनीमिया तुम लोगों को पता है कि ये कौन सा डिजीज है। देखो सिकल सेल एनीमिया में ना
क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि हाँ इसको सिकल सेल एनीमिया है। उसमें इसको देखो पेन होगा, दर्द होगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है भाई, ये भी उसका एक सिम्टम है, या फिर फटीग। ये तो तुम लोग बचपन से ही पढ़ते आओ, फटीग। फटीग मतलब क्या होगा, इसमें बहुत बच्चे इसका फैटीज पढ़ता है। फटीग, फटीग में क्या होता है, ओवर टाइड फील करोगे, बहुत थके हुए रहोगे, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्लीप, सोने का बहुत मन करेगा, हर टाइम थके थके रहोगे, डेली एक्टिविटी एकदम नहीं कर पाओगे, अपने एकदम मरियल ऐसा पड़ा रहेगा इसमें फटीग में। अच्छा सर ये बीमारी ठीक होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेडिकेशन कर सकते हैं, देखो मेडिटेशन नहीं बोल रहे हैं, मेडिकेशन यानी कि मेडिसिन ले सकते हो, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून चेंज करवा देंगे उसका, या फिर बहुत रेयर केस में इसमें जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है। ये बहुत रेयर केस में होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऐसे करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया एक्चुअल में क्या है, जीन म्यूटेशन का डिजीज है ये। क्वेश्चन नंबर 16, An atomic explosion in 1945 in Japan led to a large number of persisting deformities in the bodies of plant and animals। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना म्यूटेशन का, जब डिस्कशन कर रहे थे 1945 में जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, लिटिल बॉय, एटम बॉम्ब का जो नाम था लिटिल बॉय, तो उसके वजह से देखो बहुत सारा डिफॉर्मिटीज हुआ था, यानी कि जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, उन लोग का जो है ना, वो जो रेज है, रेज जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर, सेल के अंदर जा करके, क्रोमोसोम्स के अंदर जा करके उसका अरेंजमेंट को खराब कर दिया, डिसऑर्डर कर दिया था, म्यूटेशन कर दिया था। तो वही बोला कि क्या हुआ क्या था इन लोगों के साथ एक्चुअल में, डिफॉर्मिटीज का रीजन क्या था, म्यूटेशन। उसका रीजन क्या था, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या करता है, अल्टर्स द हेरिडिटरी मटेरियल, उसका जो हेरिडिटरी मटेरियल, उसके बाप दादा से जो चीज वो आ रहा था उसको चेंज कर दिया, कहाँ घुस करके, ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर घुस करके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ग्लूकोज पास्ड आउट विद यूरिन, यूरिन के साथ में ग्लूकोज कब आता है, नंबर 1। नंबर 2 इसका पार्ट है नेम दिस कंडीशन, इस कंडीशन का नाम बताइए। तुम लोग कभी कोई ऐसा इंसिडेंट देखे होंगे जहां पर देखना, कभी कभी डॉक्टर बोलता है ना यूरिन टेस्ट करवाइए, अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए उसका यूरिन टेस्ट होता है। वाई, क्योंकि अगर उसके ब्लड में शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो किडनी क्या करता है, वो एक्स्ट्रा शुगर को एक्सक्रिएट करके यूरिन के हेल्प से बाहर करता है। तो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ आ गया, यूरिन में आ गया। अगर ब्लड में तुम्हारा एक्स्ट्रा शुगर है तब ना यूरिन में आएगा, अगर यूरिन में शुगर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ब्लड लेवल में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि तुमको डायबिटीज है। कैसा डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस है, यानी कि शुगर का बीमारी है। तो बोल रहा क्वेश्चन में कि कब ऐसा होता है, यानी कि किसी के यूरिन में शुगर कब आता है, तो भाई जब उसको डायबिटीज होता है, यानी कि डायबिटीज मेलिटस होता है, तब उसके यूरिन में शुगर आ जाएगा। इस कंडीशन का नाम क्या है, जब उसके यूरिन में शुगर आ जाता है, इसका नाम क्या है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। यहाँ देखो क्वेश्चन में दो पार्ट था, पहला पार्ट था कब आता है, दूसरा है उस कंडीशन का नाम बताइए। तो कंडीशन नाम क्या है, ग्लाइकोसूरिया। स्टेटमेंट पढ़ लो, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, जब तुम्हारे ब्लड में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होगा ड्यू टू डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस की वजह से, तभी तुम्हारे यूरिन में शुगर आएगा, और इसका नाम क्या रहेगा, ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हेन एल्बुमिन पास्ड आउट इन यूरिन, तुम्हारे यूरिन में एल्बुमिन कब आएगा। एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक तरीके का प्रोटीन है जो ब्लड में, जैसे हम लोग का ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड के अंदर में भाई हार्मोन है, विटामिन है, बहुत कुछ फ्लो करता है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो हार्मोन और बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, फिर विटामिन सबको फ्लो करने में हेल्प करता है, पहला। दूसरा, उसके बाद फिर ये जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है ना, उसको वेसल से लीक आउट होने से भी रोकता है। इतना सारा काम है एल्बुमिन का। तो एल्बुमिन हम लोग के बॉडी में चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी में वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, फिर तुम्हारे वो यूरिन से बाहर निकलेगा। देखो, व्हेन देयर इज हाई ब्लड प्रेशर और इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल मेम्ब्रेन ऑन अकाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कब निकलेगा, जब अगर मान लो ब्लड ज़्यादा प्रेशर में फ्लो कर रहा है, या फिर कोई तुम्हारे यूरिनरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल याद है ना, जैसे ये था ना हम लोग का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था, और ऐसे करके बोमेन्स कैप्सूल ये वाला पार्ट था ना बोमेन्स कैप्सूल का, फिर यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट, ये नेफ्रॉन का बात कर रहे हैं। तो इसका भी अगर बोमेन्स कैप्सूल का अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गया है, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को अलाउ करेगा, अगर अंदर घुसने के लिए ज़्यादा चीज़ों को अलाउ करेगा, तो उस केस में भी
एल्बुमिन तुम्हारे यूरिन में आ सकता है। तो इसका रीजन हुआ। अब इस बीमारी का नाम क्या है, इस कंडीशन का नाम एल्बुमिनोरिया। जब तुम्हारे ब्लड में तुम्हारे यूरिन में जब ज्यादा एल्बुमिन निकलेगा उस कंडीशन का नाम क्या होता है, एल्बुमिनोरिया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ब्लड पासेस आउट विथ यूरिन, यूरिन में ब्लड कब आ जाता है भाई, इस कंडीशन का नाम क्या है। अगर कभी देखो तुमको अगर इन्फेक्शन हो गया है यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी स्टोन हो गया है, ट्यूमर हो गया है, अगर ये सब केसेस है तो तुम्हारे यूरिन में जो है ब्लड आ सकता है। ये एक सिम्टम हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी है उसके यूरिन में कभी अगर ब्लड आ गया, अब वो डर जाता ना, सर ये ब्लड कहाँ से आ गया, मेरे यूरिन में ब्लड क्यों है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है उसको ट्यूमर है, किडनी स्टोन है या उसको इन्फेक्शन हो गया है यूरिनरी ट्रैक्ट में, इसीलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, इस कंडीशन का नाम क्या है, हेमाटूरिया। देखो हर क्वेश्चन में दो पार्ट है, कंडीशन का नाम क्या होगा, हेमाटूरिया। ये कौन सा कंडीशन है, जब यूरिन में ब्लड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग के सेट का भी लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन बाइल पास्ड आउट इन यूरिन, यूरिन में बाइल कब आता है, बाइल समझ लो, बाइल पिगमेंट हम लोग का वो जो गॉल ब्लैडर है हम लोग का, गॉल ब्लैडर, तो गॉल मतलब क्या होता है, बाइल। तो उसके अंदर जो ब्लैडर के अंदर जो गॉल यानी कि जो बाइल है, अच्छा बाइल है क्या, बाइल हम लोग का एक बेस होता है, उसमें कार्बोनेट्स होता है। जब हम लोग का खाना स्टमक से जब इंटेस्टाइन में उतरता है एसिडिक होकर के, तो उस टाइम में वो अटैक करता है, एसिडिक खाने पर उसको न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर कभी तुम्हारे यूरिन में अगर वो आ जाए तो उसका मतलब क्या है, क्या हो क्या रहा है वहाँ पे एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहला है कि यूरिन में कब आएगा भाई, देखो हम लोग के में बाइल है, बाइल हम लोग का फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन सबके यूरिन में नहीं आ जाता है। कब आएगा यूरिन में, देखो वो पूछ रहा है हम लोग से। तो बोला व्हेन देयर इज एनीमिया, जब तुमको एनीमिया हो, ब्लड का कमी हो, या फिर लीवर कायरोसिस हो। कायरोसिस मतलब होता है डैमेज होना। अगर तुम्हारा लीवर डैमेज हो रहा है या अगर तुमको एनीमिया हो गया है, तब जो है बाइल तुम्हारे यूरिन में आ जाएगा। अच्छा बाइल का कलर कैसा होता है, येलोइश, यानी कि तुम्हारा यूरिन कैसा होगा, येलो कलर का होगा। अच्छा बताओ, अगर तुम्हारा कभी यूरिन अगर येलो कलर का होता है तो ये कौन सा डिजीज है, बहुत लोग को हुआ है ये, तुम्हारे घर पे या तुम लोग को किसी को हुआ होगा, जब तुम्हारा यूरिन जो है येलो हो जाता है तो ये कौन सा डिजीज का सिम्टम होता है, हेपेटाइटिस का। वेरी गुड। अच्छा हेपेटाइटिस को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, यानी कि उस बंदे को जॉन्डिस हुआ है, ये वो कंडीशन का नाम है। तो चलो इसके साथ हम लोग का सेट 4 खत्म होता है। सेट 4 यानी कि हम लोग 80 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो खूब अच्छे से पढ़ो, हर वीडियोस को अच्छे से देखो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सर टिक किए, बस ए टिक करके भागे हम लोग। अगर सिर्फ उस क्वेश्चन को अगर टिक करके अगर भागोगे तो तुमको सिर्फ उस क्वेश्चन का आइडिया होगा, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अगर वो डिस्कशन सुन लेते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में भी अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी देता है तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए फायदा इसमें है कि पूरा वीडियो को अच्छे से समझ के देखना। तो फिर अब हाजिर होंगे तुम लोग के साथ में नेक्स्ट सेट लेकर के। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल एमएसएके इंस्टीट्यूट आईसीएसई 10 2024 एंड 25 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर तुम लोग को लगे कि सच में हमारा चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग हर वीडियो के लिए ₹10 एज गुरु दक्षिणा पेड कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे पेड करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास और उस सेट का नंबर उसी पेमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, उस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट रहे, हमको जब मैसेज करोगे तो हम उस क्वेश्चन को यानी कि उस तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर कर पाएंगे।